नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस जोन के प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था और विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि दिसंबर सीटेट के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है। शिक्षण और अधिगम प्रभावी हो सकता है, तो उसके लिए ऑप्शन आपके 4 दिए गए हैं। छात्र को स्वयं कार्य करने की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, छात्र अधिगम शिक्षण द्वारा निर्देशित व नियंत्रित हो, शिक्षक तथ्यों की व्याख्या करने में केंद्रीय भूमिका निभाए, शिक्षण अधिगम को निर्देशित करें। तो इसका सही ऑप्शन निकल के आएगा छात्र को स्वयं कार्य की स्वायत्ता व नियंत्रण दिया जाए, क्योंकि छात्र जो कार्य करते हैं उसको आसानी से वो सीख लेते हैं। इस कारण से सीखने की जो विधि है उसको प्रभावी शिक्षण माना जाता है। तो इसका सही आंसर लगाएंगे हम लोग ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम करेंगे। शिक्षण प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन को उपयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियों व प्रत्यक्ष अनुदेशन काम में लिए जाए, छात्र केंद्रित अनुदेशन एवं अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? छात्र केंद्रित अंतःक्रिया विधियों का उपयोग किया जाए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक के लिए कैसा होना चाहिए? एक उत्तम कक्षा कक्ष शिक्षक के लिए कैसा होना चाहिए? इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। छात्रों की प्रकृति जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, छात्रों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है, उपरोक्त सभी। तो एक कक्षा जो है, एक उत्तम कक्षा के लिए जो शिक्षक को चाहिए, उसमें से ये तीनों चीज जो है महत्वपूर्ण है, जिसके की दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं क्या कि छात्र को प्रत्येक जिज्ञासा का पोषण करता है, छात्रों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है, और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। सृजनात्मक की विशेषता क्या है? सृजनात्मक की विशेषता क्या है? सृजनात्मक की विशेषता जो है, इसकी 3 विशेषताएं होती है, और इसमें से विशेषताएं जो है मौलिकता, लचीलापन, प्रवाहनशीलता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसकी जो 3 विशेषताएं हैं उसमें क्या हो जाएगा? इसका उपरोक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती है। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती है। ऑप्शन आपके सामने 4 पड़े हुए हैं। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो आपको ये चीज की जानकारी मैं बता दूं कि छात्रों को पठन पाठन के लिए अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता और स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, ये तीनों ही आवश्यक होते हैं। अर्थात इसका जो आंसर होगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। चलिए आगे करेंगे हम लोग, फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो ये बात सभी को पता है कि इसका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? स्किनर ने बताया था कि शिक्षा का जो है आधारभूत विज्ञान है। आगे चलेंगे अगले इस क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है क्या कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक जो है 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में पहचानना शुरू कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे आपके लिए एलेकिया। एलेक्सिया वैसे होता है एलेकिया। एलेकिया जो है क्या है? जैसे कि डिस्कैल्कुलिया होता है वैसे ही एलेकिया है। एलेकिया एक प्रकार का जो है अक्षमता होता है जो बच्चों में होती है और उनको जो है पढ़ने लिखने में किसी प्रकार में परेशानी होती है। तो आपको बताना है कि एलेकिया जो है वो किससे संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि एलेकिया जो है वो पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। मतलब जब बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो उस बीमारी को हम लोग एलेकिया कहते हैं, एलेकिया कहते हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। डी में कहता है क्या कि 11 से 15 वर्ष तक, 11 से 15 वर्ष की बच्चों की जो उम्र होती है उस उम्र में जीन पियाजे महोदय जी कहते हैं कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्थाएं जो है 11 से 15 वर्ष की आयु में बच्चों के अंदर में रहती है और ये एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक का कथन है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर 280 दिन। क्या हो जाएगा? 280 दिन। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिनों का समय लगता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग 11 नंबर। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है कि, विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता यह है। तो विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा कौन सा परामर्श दिया जाए जो कि उसके लिए, उसके भौतिक जीवन, उसके जो आपकी जीवन है उसमें उनको बहुत ज्यादा उपयोग मिले। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले समझते हैं कि हम बच्चों को परामर्श क्यों देंगे। तो परामर्श का परिणाम प्रभाव छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि है जो उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करता है। और परामर्श एक प्रकार का वह पद्धति है जिसके द्वारा किसी भी समस्याओं पर शोध करके उसका हल निकाला जाता है। छात्र जो है अपने आगे आने वाली बाधाओं को आसानी से पार कर जाते हैं। तो आपको हम बता दें इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। क्या होता है? उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। बच्चों के अंदर में जो है आत्मविश्वास की क्या होती है? वृद्धि होती है, जिस कारण से उसमें जो है उसको परामर्श देने की आवश्यकताएं होती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 12 नंबर। बहुग्रेड अध्यापन वह है जिसमें बहुग्रेड अध्यापन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। तो बहुग्रेड अध्यापन जो है एक अध्यापक के द्वारा एक ही कक्षा में एक ही समय से एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब अध्यापक एक ही कक्षा के अंतर्गत में एक या एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बिठा के पढ़ाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बहुग्रेड अध्यापन। और इसमें जो है इसका सही ऑप्शन आपको आप समझ में आ गया होगा कि एक अध्यापक को एक ही समय में एक से अधिक कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना ही बहुग्रेड अध्यापन कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करेंगे। शिक्षकों की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षकों की जो मेन रोल होना चाहिए एक क्लास में, एक विद्यालय में, तो क्या क्या होनी चाहिए उन पे हम विशेष जोर देंगे। तो शिक्षकों की भूमिका जो है एक पहला ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान का संप्रेषण करना, बिल्कुल उचित लग रहा है। अगला है ज्ञान छात्रों को अनुशासन में रखना, यह भी उचित है। अगला है छात्र केंद्रित क्रिया आधारित अंतःक्रिया क्रियात्मक अधिगम सृजन करना। अर्थात हम देखते हैं कि उपरोक्त में से जो सभी है, मतलब कि तीनों ऑप्शन जो है विद्यार्थियों के लिए क्या है? सही है, और जो शिक्षकों को ये चीज तीनों करना चाहिए। अगला ऑप्शन आपके सामने है क्वेश्चन 14 नंबर। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो जब पठन पाठन की बात होती है तो इसमें शिक्षक को हमेशा कक्षा में, है ना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक द्वारा शिक्षण देना चाहिए, ना कि ज्ञान का मौखिक स्थानांतरण करना चाहिए,
जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रोत्साहन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और उपयुक्त वैसे तो कोई होगा नहीं क्योंकि हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन पड़ा हुआ है कक्ष में पाठ्यपुस्तक द्वारा शिक्षण। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। एक प्रतिभाशील बालक की आप मदद कैसे कर सकते हैं, है ना। एक प्रतिभाशील बालक, जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं, प्रतिभाशील बालक को हम लोग विशिष्ट बालक के नाम से भी जानते हैं, और प्रतिभाशील बालक को एक विशेष प्रकार की शिक्षण पद्धति की आवश्यकता होती है ताकि उनके समस्याओं को हल किया जा सके। और इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कि उसका आप मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। तो प्रतिभाशील बालक का मदद हम किससे करेंगे, उस पर अधिक ध्यान देकर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उस पर अधिक ध्यान देकर। पुस्तकें देकर हम उसका कितना भला कर सकते हैं, उसे अधिक समय देकर के उसका भला नहीं कर सकते हैं, उसे संबंधित अधिगम अनुभव देकर के भी नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, उस पर अधिक ध्यान देना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 16 नंबर। प्रोफेसर जीन पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्थाओं में होता है। ये तो हम जानते ही हैं। इसमें 7 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विकास की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए हम सबसे पहले बता दें आपको कि जीन पियाजे के अनुसार जो 4 उसकी अवस्थाएं होती है। पहली अवस्थाएं होती है संवेदनात्मक बुद्धि विकास, जिसमें कि जिसका उम्र जो होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। संवेदनात्मक बुद्धि विकास का उम्र कितना होता है, 0 से 2 वर्ष का होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पे गलती से लिखा गया, संक्रियाएं भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसका उम्र जो है 2 से 7 वर्ष होता है। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन में है मूर्त संक्रिया अवस्था, जिसका उम्र जो है 7 से 11 वर्ष होता है। और उसके बाद अगला है औपचारिक संक्रिया अवस्था, जिसका जो उम्र होता है वो होता है 11 से 15 वर्ष तक का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु जो है 7 से 14 वर्ष के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 7 से 11 वर्ष होगा, सॉरी हाँ 7 से 11 भी बोल सकते हो, 14 नहीं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, सॉरी 7 लिखा गया इसमें। एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से किस प्रकार निपटेंगे जो कक्षा की पिछली सीटों पर बैठ आपस में बातें कर रहे हैं। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है अक्सर सीटेट में पूछे जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ही बेनिफिट होगा इसको बनाना। और हम इसको करते हैं कि सबसे पहले जो है हम समझेंगे, ऑप्शन को देखेंगे, उनकी उपेक्षा करके। हम उनकी उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छात्र जो है बाल केंद्रित होगा और उनकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते, ये नकारात्मक शब्द हो गए। आगे करेंगे उन्हें चुप रहने के लिए कहेंगे अथवा कक्षा से बाहर जाने को कहेंगे। ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बच्चों को हम बाहर कक्षा से जाने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या है, उन्हें कक्षा से बाहर कर देंगे। ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बिल्कुल नकारात्मक शब्द है। आगे देखेंगे उनसे पूछेंगे कि वे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। ये हम कर सकते हैं। कक्षा में पिछली सीट पर बैठे छात्रों द्वारा बात करना पर शिक्षक जो है क्या करेंगे, शिक्षण कार्य में व्यवधान पड़ता है तथा अन्य छात्रों के लिए भी अवरोध का कार्य होता है। जो बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं देते हैं उनको क्या होता है, अन्य छात्रों पे भी इनका असर पड़ता है। इसलिए अध्यापक के नाते उनसे पूछेंगे कि वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, ना कि उसे बाहर कर देंगे। उसकी उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करनी है, ये तब नकारात्मक शब्द है, इस पे हम लोग ध्यान बिल्कुल भी नहीं देंगे। आगे चलेंगे हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की स्वाय वस्तुनिष्ठ विधि क्या है। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की मतलब बालक के अंदर में कितनी उसकी जो आपकी व्यक्तित्व है ना, उनका अपना व्यक्तित्व क्या है, अपना पहचान क्या है, उसको हम कैसे नापेंगे। तो बालक के व्यक्तित्व को मापने की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि प्रक्षेपी विधि है। कौन सा विधि है, प्रक्षेपी। जिस कारण से बालक के हम उसके व्यक्तित्व को नापेंगे उस विधि को क्या कहते हैं हम लोग, प्रक्षेपी विधि। इसको याद रख लेंगे, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे है 19 नंबर, भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है भारत में शिक्षा प्रणाली किससी होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है। अगला ऑप्शन देखेंगे रोजगार के लिए तैयार करते, ये भी सही लग रहा है। लेकिन व्यवसायिक विषयों के लिए तैयार करना, ये भी सही है। परीक्षा के लिए तैयार करना, देखिए कभी भी भारत में शिक्षा प्रणाली जो है परीक्षा के बलों पर जोर नहीं देती है, ना ही व्यवसाय पे जोर देती है, और ना ही छात्रों को जीवन तैयार करती। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रोजगार के लिए तैयार करती है। तो जब भारत की शिक्षा प्रणाली जो है बच्चों को रोजगार के लिए तैयार करती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ये कल्पना जगत में विचरण क्या होता है। कल्पना जगत में विचरण का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो बच्चे मन में ही कल्पना करते हैं और एक जगह से
दूसरे जगह चले जाते हैं, विचर जाते हैं, उनको वो किस जगत में होता है, वो किस अवस्था में होता है, तो ये जो है आपका शैशवा और किशोरा अवस्था दोनों में पाया जाता है। बच्चे कल्पना ज्यादा करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 21 नंबर, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक मुख्य रंगों की पहचान किस वर्ष की आयु में करने लगता है? जैसे कि ये लाल है, ये हरा है, ये काला है, इस रंगों की पहचान बालक किस उम्र में करता है? तो आपको बता दें हम ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष की आयु में बालक जो है मुख्य रंगों की पहचान करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीडीपी जो है ये पिछले बार भी नहीं पूछा था, इस क्वेश्चन को हमने इसको पढ़ा था, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आया था और इस बार भी नहीं आया है। क्या पता अगले बार आपके में आ सकता है, दिसंबर के एग्जाम में सीटेट में। तो इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना, मतलब छोटे छोटे शब्दों को, वाक्यों को बोलना और साथ में 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि यह कार्य बालक में शैशवा अवस्था में ही प्रारंभ हो जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है 23 नंबर, निम्न में किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होता है? मतलब बालक जो होता है, छोटा बच्चा, कौन सी ऐसी घटना होती है जिसमें बालक जो है सबसे पहले आकर्षित होता है? जब हम बालक को देखते हैं, जब बालक के सामने हम लाइट जलाते हैं, क्या करते हैं, प्रकाश जलाते हैं, तब बालक जो है वो क्या करता है, उसकी तरफ सबसे पहले आकर्षित होता है, मुकाबले ध्वनि और भोजन के मुकाबले में। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 24 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए? बालक की जिज्ञासा मतलब बालकों को, जब छोटे बालक होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है और उनके बालकों की जिज्ञासा को हम कैसे शांत कर सकते हैं, बालक की जिज्ञासा को क्या करेंगे? तो बालक की जिज्ञासाओं को हम लोग जो हमेशा क्या करने की कोशिश करेंगे, शांत करने की कोशिश करेंगे, ना कि उनकी जिज्ञासाओं को दमन कर देंगे। ये बहुत नकारात्मक शब्द है, इसका तो हम लोग बिल्कुल पालन नहीं करेंगे। जिज्ञासा को उत्तेजित बिल्कुल भी नहीं करेंगे, उनकी जिज्ञासाओं को सक्रिय बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना हो सके उनकी जिज्ञासा को हम लोग शांत करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ये 25 नंबर, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हम आपको बता दें कि भारत में बाल विकास की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी से ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 26 नंबर, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? सामाजिक विकास, किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस पे प्रभाव नहीं डालती है? रुचियों पे, आवश्यकताओं पे और सुरक्षा पे, अभिवृत्ति पे। तो हम आपको बता दें कि सामाजिक विकास जो है बच्चों के अंदर में और सुरक्षा पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डालती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 27 नंबर, किशोरा अवस्था में चरित्र निर्माण जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वो क्या है? तो हम आपको बता दें इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आधारहीन आत्मा चेतन अवस्था। क्या हो जाएगा? आधारहीन आत्मा चेतन अवस्था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रफुल्लित करता है, यह कथन किसका है? तो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं को और योग्यताओं को प्रफुल्लित करता है, यह जो कथन है हमारे प्रिय, हमारे मनोवैज्ञानिक हरलॉक जी का कथन है। ये जो विकास है मानव में नवीन विशेषताओं को, नई नई विशेषताओं के और योग्यताओं को प्रफुल्लित करता है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हम लोग को पढ़ना चाहिए। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है और यह कथन जो है ये कथन है स्टेनली हॉल का। किसका कथन है? स्टेनली हॉल का कथन है। अगला और आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है ये वाला, जिसको हम लोग देखते हैं। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन, यह परिभाषा देने वाला है और यह कथन जो है किस महोदय के द्वारा बोला गया था? तो आपको हम बता दें कि किशोरावस्था आदर्श की अवस्था है, इतना ही कहा था। इतना ही नहीं, हम लोग इतना सही पहचान लेते हैं कि यह कथन जो है हमारे प्रिय जीन पियाजे जी का है, जो इन्होंने कहा था, जीन पियाजे। उम्मीद करेंगे आपको ये 30 क्वेश्चन का सेट बहुत ही पसंद आया होगा और आगे जो है ऐसे ही आपके लिए हम सेट लगातार लाते रहेंगे। सीडीपी के लिए लाएंगे, बाकी जो भी बिहार एसएससी हो गया,
जो भी चीज़ें हैं आपके नज़र में, अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो आपका रिसेंटली बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है, उसके लिए भी जो है हम आपके लिए सीख लाएंगे। उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छा लगा होगा। इस प्रकार से हमें देखते रहिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।